नमस्कार, मैं उमेश जोशी। खबरें अभी तक के खास प्रोग्राम चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा प्रदेश बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर जगदीश मुखी। डॉक्टर साहब, हमारे खास प्रोग्राम चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2 महीने बाद चुनाव है, लगभग 2 महीने बाद। जी, चुनाव में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव में जिसे मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ वो है संगठन का हिस्सा। हमने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि हर पोलिंग बूथ पर हमारी 20-25 लोगों की स्ट्रांग टीम खड़ी हो, सबसे एसेंशियल है। आपको ध्यान होगा, श्री मोदी जी ने एक बार कहा था, आंधी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त हवा है, मेरी साइकिल के अंदर ट्यूब में हवा नहीं है, तो हवा तो उसके अंदर जाएगी नहीं। बिल्कुल ठीक उसमें हवा भरने वाला एक व्यक्ति चाहिए, यानी वातावरण हमारे पक्ष में है। जब तक वोटर्स को ला करके वोट डलवाने वाली टीम नहीं होगी, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। और संगठन मजबूत है तो वातावरण आपके कम हक का है तो भी आप चुनाव जीत जाएंगे। इस निमित्त हमने व्यवस्थाएं की हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ सम्मेलन कर रहे हैं, जिससे अभिप्राय ये है कि हर पोलिंग बूथ से 15-20 कार्यकर्ता उसके सम्मेलन के अंदर पोलिंग बूथ वाइज, और उसको हमने ये सुनिश्चित किया है कि उस कार्यक्रम को इतनी अहमियत दी है हमने कि हमारे केंद्रीय मंत्री पूरा दिन उस विधानसभा के अंदर रहेगा। बिल्कुल ठीक है। 37 केंद्रीय मंत्री हमें अलॉट किए हैं जी, और हर केंद्रीय मंत्री कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन उनको अलॉट किए हैं। 2 या 3 दिन हरियाणा में रहेंगे, तो पर्याप्त समय होता है। और 1 दिन पूरा एक विधानसभा के लिए होगा। एक उसमें सम्मेलनों का जो मैंने जिक्र किया आपको, एक उनके फिर हमारे मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक हो जाएगी उनके साथ, एक हो जाएगी हमारे मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक हो जाएगी, एक कहीं लंच या डिनर उनके साथ होगा जिसमें अपने प्रोमिनेंट लोग उनके साथ होंगे। वो किसी होटल या टेंट लगा के नहीं होगा, किसी के घर में होगा, कार्यकर्ता के घर में। तो ये हमारा एक जो कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, अपनी जो संगठन है पोलिंग बूथ लेवल तक का, उसमें जहाँ कोई कमी है उस कमी को दुरुस्त करते हुए, दूर करते हुए अपना चुस्त एंड दुरुस्त संगठन तैयार करना, ये पहली हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दूसरी स्ट्रेटजी शायद आपकी ये है कि वो कैंडिडेट मैदान में उतारे जाए जो जीतने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, हमारी पार्टी में उन्हें लाया जाए और टिकट दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी में टिकट देंगे। हमारी स्ट्रेटजी ये है, जीतने वाला कैंडिडेट हो, कमिटेड फॉर द पार्टी है वो हो, और जहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो हम ज़्यादा परहेज़ नहीं करेंगे कि दूसरी पार्टी का व्यक्ति कोई स्ट्रांग है, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है पहले, हम उसे भी कंसिडर कर लेंगे एट पार विद अदर्स, देन ही इज़ टू कम इन द मेरिट। यानी आप, हमारे सामने लक्ष्य ये है कि व्यक्ति जो है वो ईमानदार हो, छवि उसकी साफ हो और उसकी रेपुटेशन अच्छी हो और वो जीतने की स्थिति में है। ऐसे यदि हमारी 50-60 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर अपने बीजेपी के स्ट्रांग पुराने लोग हैं, उन्हीं को टिकट देंगे। किंतु कुछ ऐसी सीटें हैं जहां हमारा व्यक्ति इस ढंग का कमिटेड फॉर द पार्टी वर्षों से ऐसा अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में ईमानदार छवि का कोई और व्यक्ति जो पार्टी के साथ संबंध नहीं है, उनको भी हम कंसिडर करने के अंदर गुरेज नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपने लोकसभा चुनाव में भी अपनाई थी? लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था सीधा सीधा हजका के साथ था, आज भी हजका के साथ हमारा समझौता है। किंतु राजनीति परिवर्तनशील होती है जी, बदली परिस्थितियों के हिसाब से जब तक आप अपनी सब स्ट्रेटजीज को रिव्यू नहीं करते तो आप पिछड़ जाएंगे जी। और इस चुनाव ने परिस्थितियां पूरी तरह से बदल दी हैं, चुनाव परिणाम में विशेषकर से बदल दी हैं, और हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन किया है ये, इन बदली हुई परिस्थितियों में जो हमारा समझौता या अलायंस हजका के साथ है, इस परिवर्तित स्थिति के अंदर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को रिव्यू करने की आवश्यकता है।
आप रिव्यू कर रहे हैं, आप 45 सीटें अपने पार्टनर को नहीं देना चाहते, पार्टनर 45 सीटों से कम पर राजी नहीं है, तो क्या समझौता रहेगा? मैंने कहा ना जी, परिवर्तित स्थितियों को ध्यान में रख करके ही हम समझौता करेंगे, उनके साथ अलायंस रहेगा। किंतु जो आपने सवाल किया है, ये तो एक क्वेश्चन इन एयर है विच कांट बी रिप्लाइड स्ट्रेट अवे येस और नो। राजनीति के अंदर कई सवालों का जवाब सीधा सीधा यस और नो में नहीं होता है, ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए लेकिन कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन एक बार नहीं अनेक बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 45 से एक भी सीट कम नहीं लेंगे। बीजेपी 45 सीट देना नहीं चाहती। इन परिस्थितियों में आप क्या मानते हैं कि समझौता टिकेगा? आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने या कुलदीप जी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था करनाल से। एक किया, उसके बाद दूसरा किया, अल्टीमेटली हमने उसे ख़त्म कर दिया, अपने पास लिया। यानी मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। हमारा समझौता उनके साथ है, किंतु वो बैठ कर के ही तय करेंगे ना कौन सी सीट है और कितनी सी बदली परिस्थितियों के अंतर्गत वो जीतने की स्थिति में है। केवल मात्र हम सैद्धांतिक समझौता है इसलिए ये कर लेंगे, वो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। आपके अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम 90 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उधर भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं कि 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो समझौता कहाँ है? अभी टूटा कहाँ है जी? समझौता है, और राजनीति में ये होता है आखिरी दम तक। वो अपनी कोशिश करेंगे, मैं ये हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, हम कह रहे हैं ये होना चाहिए, होता है। किंतु समझौता टूटा नहीं है कहीं भी। नहीं, आज भी समझौता इंटैक्ट है। ऐलान नहीं किया हाँ, है, तो हम भी लेकिन अपनी 90 सीटों पर अगर आप चुनाव लड़ने की बात करते नहीं हैं, बात करते हैं, हम तैयारी करते हैं। मैं जो बता रहा हूँ, मेरे समय हमारी 90 सीटों पर ही होंगे। हमारे हर पोलिंग बूथ की लोगों को बुला रहे हैं। हमने 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है, चाहे वो भाजपा के साथ समझौता होगा तो भी हमारे संगठन ने चुनाव लड़ना है भाई। इसमें क्या दिक्कत की बात है? मान लीजिए ए सीट, बी सीट और एफ और जी सीट, ये सीट भाजपा के पास जा रही हैं, तो वहाँ भी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम करना है ना। हम तो संगठन पोलिंग बूथ का मजबूत कर रहे हैं, टिकट उनको वहाँ पर मिलेगी तो भी तो हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? इसलिए हम तैयारी पूरी की पूरी 90 सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अगली स्ट्रेटजी जो है हमारी, वो है पब्लिक के अंदर जाने वाली। ये तो कार्यकर्ताओं के बीच में हो गई सारी जी, हर लेवल के कार्यकर्ताओं के हो गई है। कल भी हमने जैसे बैठक थी हमारी 2 दिन के लिए, मैं रोहतक में था, रात्रि को आया हूँ। वहाँ पर चुनाव प्रबंधन की तैयारी माइन्यूट लेवल तक, कौन कौन सी कमेटी हमने गठित की हैं, फिर उनका वीकली रिव्यू कर रहे हैं हम आज छोटे ग्रुप के अंदर, ये भी चल रहा है। और हमने अगला जो प्रोग्राम बनाया है वो है पब्लिक के बीच में जाने वाला। पब्लिक में बीच में जाने के लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया है, 5 यात्राएं हम शुरू कर रहे हैं 11 तारीख से मोस्ट प्रोबेबली। जी, 5 अलग अलग स्थानों से यात्राएं शुरू होंगी, यानी होल ऑफ द स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स, और वो यात्रा उस जोन के अंदर हर असेंबली सीट को कवर करेगी। जी, जब मैं ये कह रहा हूँ हर असेंबली सीट को कवर करेगी, उसका अभिप्राय ये है उस यात्रा के दौरान वहाँ पर पब्लिक की मीटिंग होगी। यात्रा तो होगी, हर विधानसभा के अंदर बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग, जिसमें बाहर का कोई नहीं होगा। उस विधानसभा क्षेत्र के 10,000 हैं, 15,000 हैं, 20,000 हैं, उस विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक मीटिंग होगी। इस तरह से हमारी 90 पब्लिक मीटिंग करेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे। इसी तरह से हम उससे बहुत पहले श्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हमारी तय हो गई है, शायद 24, शायद मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, डेट तय हो गई है। वो हम कर रहे हैं, अपना जींद के अंदर कर रहे हैं। इस यात्रा में आप अपने पार्टनर को भी साथ रखेंगे, क्योंकि समझौता टूटा नहीं है बकौल आपके? जी जी, हम तो हमेशा इनवाइट करते हैं जी, हमेशा इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमारा पार्टनर हैं, वो समझौता उनके साथ है। हम अपने हर जगह के लिए इनवाइट करेंगे, और यदि पार्टनर नहीं आता है तो उसके क्या अर्थ लगाए जाएं? वो फिर दुनिया देखती है, उस अपना आप अर्थ निकाल लेगी और नतीजे आप पर क्या पहुंच अर्थ जाएगी। निकालेंगे? नहीं, ये सब आपके क्वेश्चंस इन एयर हैं। हाँ, हम बुलाते हैं, यदि वो नहीं आते हैं तो
आई थिंक नहीं, एवरी क्वेश्चन इन राजनीति- एयर नीड नॉट बी अप्लाइड, नीड नॉट बी राजनीति रिप्लाइड। संभावनाओं पर टिकी होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। संभावित प्रश्नों का जवाब देना शायद वाजिब नहीं है। नहीं, आप देना नहीं चाहते, ये नहीं, वाजिब नहीं है संभावित प्रश्नों का। नहीं, संभावित प्रश्न आपकी कंडीशन है, ये होगा तो ये होगा, उसका हम क्या जवाब देंगे जी? हाँ, आप कहिए कि ये हुआ, इस पर पूछिए, 100 सवाल पूछिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि समझौता टूटा था है जी, मैंने मान लिया नहीं इसलिए टूटा। हम कह रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो जब आप यात्रा करेंगे, हाँ, सबको तो बुलाएंगे। आपके पार्टनर के बिना आप यात्रा अगर कर रहे नहीं, हैं, मैंने कहा बुलाएंगे, मैं तो स्टेट वे कहा है ना। हाँ, तो बुलाएंगे और पार्टनर नहीं आया, नहीं तो आया तो आपके मन में क्या विचार आएगा? ये क्वेश्चन एयर है ना जी, तब उस समय बताएंगे आपको। यदि नहीं आते तो विल डिसाइड समथिंग। जी, मुख्य मुद्दा क्या होगा चुनाव में? चुनाव में मैं समझता हूँ इस सरकार ने जिस प्रकार के किसान के साथ अत्याचार किया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। कौड़ियों के रेट में उनकी ज़मीन लेकर के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को इन्होंने दे दी, और ये कह करके ये 4 साल के अंदर, कहीं 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट खड़ा करके देंगे जी। आज 15-15, 10-10 साल हो गए इनको, 10 साल से ज़्यादा हो गए, कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसानों के साथ दगा करके इस प्रकार के इंडस्ट्री के साथ या कुछ पॉलिटिशियन के साथ मिल करके उनको लूटने का काम जो है इस सरकार ने किया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर रहने वाला है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हरियाणा में आज यदि सेक्स रेशो का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे सरकार ही जिम्मेवार है। समाज के व्यक्ति वही हैं, हरियाणा में वही हैं, पंजाब में वही हैं, दिल्ली में वही हैं, बाकी स्थानों पर वही हैं। आप उनके अंदर कैसी चेतना पैदा करते हैं, आप किस प्रकार से अपने कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप किस प्रकार से गलत चीज़ों को रोकने के लिए कानून का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें काउंट करती हैं। और मैं समझता हूँ आज जो वहाँ पर इस प्रकार का सेक्स रेशो बिगड़ा है, जो बहुत ही भयंकर है हरियाणा के लिए, हरियाणा के नौजवानों के लिए, हरियाणा की आबादी के लिए, उसके लिए भी इस सरकार को कहीं बख्शा नहीं जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। भ्रष्टाचार इसी प्रकार से नहीं, वही जब मैं ये बताया है किसान का, उसका मैंने भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मेरा मतलब तो वही है, आप स्पष्ट है ना। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद को जिस प्रकार से अरबों खरबों रुपए का लाभ पहुंचाया गया है, उससे बड़ा और उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। और मज़ेदार बात यह है कि जिस कंसर्न्ड हाईएस्ट ऑफिसर ने ये कहा कि उनकी म्यूटेशन गलत है, उसको उन्हें रिजेक्ट किया, उसको अगले दिन वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, अल्टीमेटली उसे सस्पेंड कर दिया, फिर उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। और मज़ेदार बात यह है, जिस व्यक्ति ने सब कराया था उसको ले जा करके टिकट दे दिया रिजाइन करा जी। नहीं, जो एक नंगा नाच भ्रष्टाचार का होता है, इससे ग्लेरिंग एग्जाम्पल और नहीं मिल सकता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हरियाणा प्रदेश बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर जगदीश मुखी से बातचीत का सिलसिला बना रहेगा।